हमारे देश में अधिकतर जो बैंक्स हैं वो तहसील प्लेस पे या बड़े प्लेसेस पे अवेलेबल हैं। जो दूर के गांव हैं उन प्लेसेस पे बैंकिंग की सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं, तो उस सर्विस को छोटी जगह पे अवेलेबल कराने के लिए इस चैनल का यूज़ जो है बैंक इस मॉडल को लेके आया और वित्तीय समावेशन का ये जो चैनल है उससे शुरू हुआ। इसमें जो कियोस्क होते हैं वो बैंक के एक्सटेंडेड आर्म्स के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में काम करते हैं, लोगों को बैंक की तरफ से सेवाएं देते हैं और लोगों तक बैंकिंग की फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल कराते हैं। रिजर्व बैंक ने लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको ध्यान में रखते हुए जनवरी 2006 में इसको शुरुआत किया था और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यानी जो बीसीस होते हैं उनके माध्यम से उन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों में जो है बैंकिंग की सुविधा कियोस्क के माध्यम से प्रदान करने का शुरू किया। देश भर में आईसेक्ट की जो शाखाएं हैं दूर दराज इलाकों में काम कर रही हैं। आज के समय में देश के वंचित जो तबके हैं उन तक वित्तीय समावेशन के माध्यम से सस्ती बैंकिंग की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। उनमें बचत खाते और ऋण संबंधी आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रख के बैंकिंग की सेवाओं में पहुंचाया जा रहा है। वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में वित्तीय सेवाओं का दायरा बढ़ाने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं और इस हेतु पर्याप्त राशि भी उचित उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय समावेशन के तहत सस्ती बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है जिससे लेन देन की लागत कम हो रही है और सुगमता से बैंकिंग की सेवाएं लोगों को मिल रही हैं। लगातार बैंकिंग लेन देन तथा जमा राशि एवं अधिक से अधिक लोगों को बैंकिंग सुविधाएं देकर केंद्रों की आय को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। जो कियोस्क की शाखाएं हैं उन पर निरंतर फैसिलिटीज़ जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं और कियोस्क अपनी सेवाओं को और भी बेहतर कर रहे हैं। ये हाइलाइट्स हैं। 2645 कियोस्क जो हैं वो काम कर रहे हैं रूरल, सेमी और अर्बन क्षेत्रों में, जिनमें से 90% जो कियोस्क हैं वो ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लगभग 1000 शाखाओं से हमारे कियोस्क जो हैं वो लिंक हैं। 95 लाख खाते हमने खोले हैं अभी तक, जिनमें एवरेज बैलेंस 1903 करोड़ रुपए है, जिनमें टोटल जो बैलेंस है वो 1903 करोड़ रुपए है और प्रति अकाउंट जो एवरेज आता है हमारा वो 2011 रुपये आता है। पिछले वित्त वर्ष 2019-2020 में 28,700 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन किए गए हैं। टोटल जो है अभी तक 28,700 करोड़ के ट्रांजैक्शन किए गए हैं जब से फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टार्ट हुआ है, जिनमें से 6,905 करोड़ के ट्रांजैक्शन अकेले पिछले वित्त वर्ष 2019-2020 में किए गए हैं। कियोस्को द्वारा अभी तक 151.28 करोड़ का कमीशन कमाया गया है और अकेला 33 करोड़ का कमीशन पिछले फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में अर्न किया गया है। सीएसपी द्वारा जो एवरेज बैलेंस अर्न किया जा रहा है प्रति माह लगभग 15 से 16,000 रुपये अर्न किया जा रहा है। ये हमारा प्रेजेंट स्टेटस है। प्रेजेंटली हम 14 स्टेट्स में काम कर रहे हैं और 2645 कियोस्क हमारे अकेले एसबीआई के काम कर रहे हैं। व्यावसायिक प्रतिनिधि क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यावसायिक प्रतिनिधि बैंक द्वारा नामित प्रतिनिधि होते हैं। बैंकिंग सेवा प्रदान करने के लिए व्यावसायिक प्रतिनिधि कोई भी भारत का नागरिक, कंपनी, मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठन, एसएचजी पंजीकृत अस्वशासी संगठन, एनजीओ, पंजीकृत साझेदारी फर्म हो सकते हैं। कोई भी एक व्यक्ति या कोई एक एसएचजी संस्था या कोई एनजीओ जो कि पंजीकृत हो वो बीसी के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ डोंगरे है। मैं एफआई चैनल को लीड करता हूँ पूरा। और सॉरी, सबसे पहले सभी लोगों से मैं माफ़ी चाहूँगा, कुछ एक अर्जेंट मीटिंग आ रही थी इसलिए मैं थोड़ा सा डिले हो गया। तो आज हम ये जितने भी नए कियोस्क हैं उन सबका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ दिल से, और मेरी पूरी टीम की तरफ से, पूरी आईसेक्ट संस्था की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। और
आपने बहुत ही अच्छा एक बिजनेस को चुना अपने लिए। बैंकिंग SBI और आईसेक्ट की जो बैंकिंग है, आईसेक्ट और SBI की जो कियोस्क बैंकिंग है, इसको आपने चुना। इसके लिए हम सब की तरफ से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और ये आपने एक बहुत अच्छा बिजनेस चुना है। और जैसा कि हमने देखा कि ये कोविड के समय में जो ये बिजनेस था, इस बिजनेस ने बहुत ज्यादा ग्रो किया है और ये बिजनेस एक अलग ही लेवल पे आ चुका है अब। और बैंक बहुत ही सीरियस तरीके से इस बिजनेस को देख रहा है। और इसलिए अगर आप इस बिजनेस को चुनते हैं और इसको आगे आने वाले समय में आप इस बिजनेस को अच्छे से करते हैं और पूरी बैंक की गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं, तो ये बिजनेस आपको बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट देगा, बहुत ही अच्छी इनकम आपको अर्जित करके ये आपको प्रदान करने वाला है। और अभी एक नॉर्मली मैं आपको बता सकता हूँ कि हमारे जो लास्ट ईयर तक कमीशन आता था, एक एवरेज कियोस्क का कमीशन 8 से 10 हजार हुआ करता था। कोविड के बाद ये कमीशन बढ़ के 16 से 20 हजार के बीच में आ रहा है। मतलब 16,000, 18,000, 20,000, ये ऑन एन एवरेज जो कमीशन है एक कियोस्क का, ये नॉर्मल कमीशन इतना हो गया है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना कोविड के समय में, इस पेंडेमिक के समय में, इस दौर में, इस मुश्किल घड़ी में इस कियोस्क ने कितना अच्छा कार्य किया और बिजनेस और कमीशन को किस तरीके से हाइक मिली और जो एक नई दिशा मिली, वो आप इससे समझ सकते हैं कि आप कितना हाई हुआ है। इसीलिए बैंक इसको बहुत ही सीरियस तरीके से देख रहा है और बैंक ने अर्बन कियोस्क देने का निर्णय लिया, जिसके तहत जितने सारे कियोस्क अब खुलने लगे हैं। हमें पूरे इंडिया में करीब 1100 कियोस्क खोलने की परमिशन मिली है और हम धीरे धीरे ये कियोस्क खोलते जा रहे हैं, है ना। जो आपने अभी कियोस्क खोले, अभी हमने लास्ट वीक ही हमने करीब 100 से 150 लोगों की ये की थी। आज भी हम देखिए आप 100 से नए लोग, 100 प्लस लोग आज भी जुड़े हुए हैं, 100 प्लस लोग जुड़े हुए हैं। मतलब हम कितनी तेजी से कियोस्क ओपन कर रहे हैं और कितनी तेजी से हम ये वर्क कर रहे हैं, आप ये चीज समझ सकते हैं। तो प्रेजेंटेशंस आपको आज दिन भर दिए जाएंगे। इस करीब 3 घंटे का ये सेशन था, 12 से 3 का। करीब 1 घंटा करीब निकल चुका है। 2 घंटे का जो सेशन बचा है, इस 2 घंटे के सेशन में आपको बहुत सारी चीजें बताई जाएंगी। तो आप सबसे पहले एक पेन और एक कॉपी या पेपर लेके जरूर बैठिए। कुछ चीजें आपके लिए नई होंगी क्योंकि ये आपके लिए एक नया टास्क है, आप ये नया काम कर रहे हैं, नया बिजनेस है। तो आपको बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से हो सकती है, कुछ चीजें पता होंगी, कुछ चीजें पता नहीं होंगी, तो वो आप नोट करके रखिए। और एंड में हम आपको सबके नंबर्स प्रोवाइड कराएंगे, आपके लिए नंबर्स अवेलेबल रहेंगे। आप उस पर टेलीफोन लगा सकते हैं, बात कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडीज भी अवेलेबल है, तो अगर किसी की फोन पे बात नहीं हो पाती तो वो मेल डाल के भी हमसे संपर्क कर सकता है। पोर्टल अवेलेबल है, पोर्टल पे आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। और हमारी काफ़ी एक अच्छी टीम है, काफ़ी बड़ी टीम है। इसमें टेक्निकल सेक्शन है, तो अभी आपको कैसे खाता खोलते हैं, कैसे ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं, कैसे लेन देन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी टेक्निकल टीम आपको बताएगी। इसके बाद अकाउंट्स में कैसे आपका लेन देन होता है, कैसे आपको अपना मेंटेन करना है, कैसे आपके ऑडिट्स होते हैं, उसमें आने वाली समस्याएं, कमीशन कैसे मिलता है, कमीशन कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कमीशन मंथ के एंड में आप ही के पास आएगा, ऑटोमेटिकली आपके खाते में ही दिया जाएगा बैंक के द्वारा। तो ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन हम आपको अभी आने वाले समय में आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो हमारा अकाउंट सेक्शन जुड़ा हुआ है, वो अकाउंट्स की से रिलेटेड आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। उसके अलावा आपके यहाँ पे बैंक द्वारा कंटिन्यूअसली ऑडिट होता है, मॉनिटरिंग होता है, विजिट होता है, तो उसके बारे में हमारी एक टीम है छोटी सी, उसमें आशुतोष लीड कर रहे हैं। तो आशुतोष आपको बताएंगे कि आपको कैसे, किस तरीके से मॉनिटरिंग के हिसाब से अपने कियोस्क को चलाना है, कैसे आपको सारी चीजें मेंटेन करनी है, कैसे आपको रजिस्टर्स को और कस्टमर्स को कैसे डील करना है, कस्टमर्स से कैसे लेन देन करते हैं, वो सारी चीजें ऑडिट के लिहाज से आपको सिखाई जाएगी या बताई जाएगी कि आने वाले भविष्य में बैंक ऑडिट करता है तो कैसे उसको वॉच करता है, कैसे देखता है, कैसे उस पर निर्णय लेता है। तो ये सारी चीजें आपको आशुतोष, आपको मॉनिटरिंग टीम के द्वारा बताई जाएगी। और इसके अलावा नॉर्मल इंफॉर्मेशन है तो वो आपको एक हमारी जो पूरी टीम है वो आपको आधे आधे घंटे के, पौन घंटे के सेशंस लेके अब आपको ये सारी चीजें बताने वाली हैं। बलवंत वो प्रेजेंटेशन शुरू कर दो, मैं थोड़ी सी चीजें इनको और बता देता हूँ, ठीक है। प्रेजेंटेशन शुरू कर दो बलवंत।
बलवंत, प्रेजेंटेशन दिख नहीं रहा ना? हाँ, स्क्रीन दिख रही है तुम्हारी? हाँ, एक बार बंद करो, पहले खोलो और उसके बाद शेयर करना। पहले स्क्रीन पे खोल लो फिर शेयर करना। आशुतोष, स्क्रीन दिख रही है उसकी, बलवंत की? आशुतोष, आ गई। सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, नेक्स्ट। तो कुछ चीजें मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट या फाइनेंशियल इंक्लूजन या वित्तीय समावेशन की क्या आवश्यकता है या क्यों है। आरबीआई ने एक सर्वे कराया 2006 में, और 2006 में जब सर्वे कराया तो ये पाया कि जो बैंकिंग सुविधा है वो कस्टमर तक पहुंच ही नहीं पा रही है, क्योंकि एक बैंक खुला हुआ है, उससे 50 किलोमीटर दूर तक किसी भी बैंक का कोई भी ब्रांच अवेलेबल नहीं है। तो ऐसा जब बैंक ने एक सर्वे करवाया आरबीआई ने, और जब ये पाया कि 70% आबादी, जो 70% आबादी है देश की, वो वंचित है, उसके पास सर्विसेज ही नहीं है, बैंकिंग की सुविधा ही नहीं है। तो जब बैंकिंग की सुविधा ही नहीं है तो वो बैंकिंग करेगा कैसे? तो वो लोग क्या करते थे, वो साहूकारों के पास या जो छोटे लोग होते हैं उन लोगों से लेन देन किया करते थे और धोखा खाया करते थे। तो बैंक ने ये सोचा कि यहाँ पे बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए फिर बैंकिंग कियोस्क का निर्माण किया गया, ठीक है। तब जाके ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का निर्माण हुआ, मतलब वित्तीय समावेशन। जहां तक सुविधाएं नहीं पहुंची उन लोगों को उस दायरे में लाया गया और बैंकिंग की सुविधाओं को पहुंचाया गया। पहुंचाने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन का निर्माण किया गया। बलवंत, नेक्स्ट। तो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नेक्स्ट। तो पहले जो कियोस्क खुलते थे या जो खोले हम लोगों ने, वो जो कियोस्क है, पीछे एक स्लाइड पीछे, तो जो पहले कियोस्क खुले तो बैंक ने सबसे पहले ये तय किया कि जहां पे बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां पहुंचाते। तो ये गांव से शुरुआत की गई, तो हर छोटे छोटे गांव में कियोस्क लगाने की प्रक्रिया शुरू की। अब लगभग 10 साल गुजर चुके हैं। 2009 में ये आईसेक्ट ने शुरू किया था, बैंक ने भी 2009 में इसको शुरुआत की थी। हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सबसे पहले वीसी बने, और बनने के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हमने सबसे पहले ये कार्य शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे फिर पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये कार्य शुरू किया। इसके अलावा हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अलावा बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब ग्रामीण बैंक और नेशनल पंजाब ग्रामीण बैंक और मध्यांचल ग्रामीण बैंक के भी नेशनल बीसी के रूप में कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा हम प्राइवेट बैंक में एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ कार्य कर रहे हैं। तो इतने सारे बैंकों के साथ काम करना शुरू किया, और हम लोगों ने शुरुआती दौर में गांव में कियोस्क खुलवाए। गांव में कियोस्क खुलवा के बहुत सारे कियोस्क खोले गए हैं, और अब बैंक ने ये तय किया कि अब जो कियोस्क है ये अर्बन क्षेत्रों में खोले जाए, शहरी क्षेत्रों में खोले जाए, जिससे कि जो शहरों में जो भीड़ हो रही है उसको डाइवर्ट किया जाए, उसको डीकंजेशन किया जाए। इसके लिए अब हम अर्बन क्षेत्रों में इसको कियोस्क खोलने का प्रारंभ किया है। तो ये 10 साल की जो जर्नी थी, इस 10 साल की जर्नी में गवर्नमेंट ने सबसे पहले सिर्फ छोटे क्षेत्रों में कियोस्क खोले। अब छोटे क्षेत्रों से अब हम बड़े क्षेत्रों में या बड़े जगहों पे हम कियोस्क खोलना प्रारंभ कर रहे हैं। नेक्स्ट। तो ये हमारे हाइलाइट्स है। हमारे करीब करीब 3000 कियोस्क है। ये सिर्फ एसबीआई के कियोस्क है, जो फिगर लिखा गया है ये एसबीआई का कियोस्क है। 1000 ब्रांचेज है, 2000 का एवरेज बैलेंस है, 95,000 खाते खोल चुके हैं, 2000 का एक एवरेज बैलेंस आता है। और आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन कितने ज्यादा हो रहे हैं। कमीशन अभी तक कितना हमने बांट चुके हैं, 15 से 16,000 का एक एवरेज कमीशन आ रहा है। नेक्स्ट। ये प्रेजेंस है, ये सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की प्रेजेंस है हमारी। नेक्स्ट। नेक्स्ट। तो जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट है या बीसी है वो आप है, ठीक है। बिजनेस करस्पॉन्डेंट के तौर पे आईसेक्ट जोड़ा, आईसेक्ट के नीचे फिर सीएसपी बने,
जो आप लोग ग्राहक हो उनको हम CSP के नाम से जानते हैं, उसको CSP बोलते हैं, बैंक मित्र बोलते हैं, बैंक सखी भी बोलते हैं, अगर फीमेल से तो बैंक सखी बोलते हैं, बैंक मित्र बोलते हैं, कियोस्क बोलते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट बोलते हैं, और बिजनेस करेस्पॉन्डेंट एजेंट भी बोला जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नामों से आपको नवाजा गया है। ठीक है, नेक्स्ट। कियोस्क खोलने पे सबसे पहले इंटीग्रिटी का एक विषय आता है कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए। आपका जो कियोस्क है, आपके कियोस्क एक अच्छे से दिखे, आप पे विश्वास होना चाहिए, आप जो कस्टमर से है उन पे विश्वास होना चाहिए। इसके लिए ब्रांडिंग की आवश्यकता है। नेक्स्ट, तो सबसे पहले आपके यहाँ पे कियोस्क जो है बहुत अच्छा दिखना चाहिए, मतलब आपके पास एक सेम ब्रांडिंग होनी चाहिए, इसलिए हम सबको सेम ब्रांडिंग प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपका ये कार्य होता है कि आपका जो कियोस्क है उसमें आप सब ब्रांडिंग लगाए, सेम ब्रांडिंग लगाए, और ब्रांडिंग के साथ साथ सारी जो भी ब्रांडिंग दी गई है वो आप उस कियोस्क पे लगाए, जिससे कि कस्टमर्स को ये लगे कि जब भी वो कियोस्क पे आए तो उसको ये फील आना चाहिए कि वो किसी एक ब्रांच में एंटर कर रहा है, ना कि उसको लगना चाहिए मैं किसी दुकान जा रहा हूँ या कोई किसी और कंपनी के या किसी और दुकान पे जा रहा हूँ। इसलिए जब तक आपकी ब्रांडिंग नहीं होती तब तक कस्टमर को विश्वास नहीं होता। हम भी जब किसी और साफ सफाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए आपके अंदर, आप जो भी और जब उनसे बात करें तो बहुत अच्छे से बात करें, आपका व्यवहार बहुत अच्छा होना चाहिए। ये कुछ चीजों को आपको ध्यान रखना होगा जब आप एक कियोस्क संचालित कर रहे हैं, क्योंकि आप ये बिजनेस कर रहे हैं, आप एक तरीके से इस छोटे से कियोस्क के बैंक मैनेजर है ना। तो कियोस्क मैनेजर हम बोलते हैं इनको। तो आप एक कियोस्क मैनेजर है, तो आपको एक मैनेजर के तौर पे आपको अपनी सारी चीजें, अपना पहनावा से लेके, ऐसा नहीं है कि आप टी शर्ट में घूम रहे हैं, आप एक लोवर में घूम रहे हैं, आप एक अच्छे से, जैसे एक इंसान ऑफिस जाता है उस तरीके से अपना सेटअप रखिए, उस तरीके से पहनावा रखिए कि अगर आपके पास कोई कस्टमर आए और आपसे बात करे तो उसको ये फील आना चाहिए कि मैं किसी एक अच्छे और एक बड़े और पढ़े लिखे इंसान से बात कर रहा हूँ। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना आपको एक बहुत जरूरी है। स्पेशली गांव वाले क्षेत्रों में ये दिक्कतें ज्यादा आती है, शहरों में ये दिक्कतें कम आती है। तो आपका कियोस्क का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, इसलिए हमने बीच बीच में कुछ फोटोज लगाए हैं। आप इन फोटोज को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से आपका कियोस्क होना चाहिए। नेक्स्ट, तो कियोस्क में सबसे पहले 1500 से 150 से 200 वर्ग फीट का एक जगह होनी चाहिए, जो छोटी सी, जिसमें एक पीसी कम से कम आप रख सके या एक लैपटॉप रख सके, एक टेबल कुर्सी रख के बैठ सके, सामने आपके कस्टमर आए तो वो बैठ सके, इतनी एक व्यवस्था होनी चाहिए। और 2 से 4 से 5 लोग आपके कियोस्क में बैठ सके, सिटिंग में बैठ सके। इसके लिए आप कोई बेंच डाल सकते हैं, या आपके बाहर थोड़ा शेड वेड लगा के, धूप हो पानी हो तो कम से कम आपके यहाँ 2 4 5 कस्टमर बैठ सके। और ये तो नॉर्मल एक कंडीशन थी, पर अब आवश्यकता ये आ गई है कोविड के बाद कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है। तो अगर आपको 5 लोग बिठाने हैं तो 1-1 फीट की 2-2 फीट की दूरी पे, कम से कम आपको 2-2 3-3 फीट की दूरी पे आपको उन ग्राहकों को बिठाना है या फिर खड़ा करना है। मतलब जो लाइन है उसमें गैप होना चाहिए। तो अगर 5 लोग भी खड़े होते हैं और 2-2 फीट की दूरी पे भी खड़े होते हैं या 1-1 मीटर की दूरी पे भी खड़े होते हैं, तो कम से कम आप ये मान के चलिए कि आपके यहाँ कम से कम 8 से 10 मीटर का दायरा होना चाहिए। भले ही आप पक्की ना हो दुकान, जो बाहर का एरिया है वो शेड से ढका हो या कोई चादर या कोई इससे आपने कवर किया हो किसी चीज से कम इतना आपको ये सब चीजें मेंटेन करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अब कोविड का समय है। उस कोविड के समय में अब आपकी रहन सहन में बदलाव जरूरी है। तो ये जो बदलाव आ रहे हैं, इस बदलाव के साथ ही अब आपको भविष्य में कियोस्क चलाने हैं। तो उस हिसाब से आपकी जगह होनी चाहिए, आपके यहाँ पे जो स्पेस है, भीड़ उस कमरे में या उस एरिया में नहीं होनी चाहिए ज्यादा, जहाँ कस्टमर के साथ आप खुद डील कर रहे हैं। तो आपको अपने बचाव के हिसाब से भी सैनिटाइज करना है, टेबल से दूरी बनाए रखना है, कस्टमर से दूरी बनाए रखना है, लोगों से दूरी बनाए रखना है। ये चीजों को भी आपको देख के अपने काउंटर को सजाना है या बनाना है। तो आपका काउंटर भी इस तरीके से हो कि कस्टमर से भी डील कर रहे हो और दूरी भी बनी रहे। तो इस चीजों का ध्यान रख के आपको अपना काउंटर को बनाना है। ठीक है, तो इन सब चीजों को आपको मेंटेन करना है। आपके यहाँ ब्रॉडबैंड और इसकी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ब्रॉडबैंड की सुविधा आपके पास होनी चाहिए। अगर ब्रॉडबैंड नहीं है तो डेटा कार्ड हो या कुछ हो,
अगर आप मोबाइल से भी आप चला रहे तो साइट चल जाएगी, पर उस मोबाइल पे फिर टेलीफोन के कॉल्स नहीं आने चाहिए। आप उस नंबर को अलग ही रखिए और उस पर कंटिन्यू अपना वर्क करते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन है कि आपके पास कौन सा लैपटॉप होना चाहिए। अब विंडोज 10 पे ही ये सिस्टम चलता है, विंडोज 7 पे ये सिस्टम रन नहीं करता है, विंडोज 10 पे ही ये सिस्टम रन करता है। तो आपके पास जो भी लैपटॉप है या डेस्कटॉप है वो विंडोज 10 कंपेबिलिटी होना चाहिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 होना चाहिए, माइक्रो वो बायोमेट्रिक डिवाइस होनी चाहिए, कोचिन या मॉर्फो जो भी है। अब आपके पास माइक्रो एटीएम की मशीन होनी चाहिए, प्रिंटर भी हम लगाने की बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल प्रिंटर होता है, मल्टी स्कैनर प्रिंटर, वो तो आपके पास होना ही चाहिए। अब हम बैंक धीरे धीरे सबको प्रोवाइड कर रहा है पासबुक प्रिंटर, तो वो पासबुक प्रिंटर भी लगाने के लिए आप छोटा सा स्पेस या टेबल होनी चाहिए। इंटरनेट कनेक्टिविटी मिनिमम इतनी होनी चाहिए 2 Mbps की, एंटीवायरस होना चाहिए। और इस सिस्टम पे आप दूसरा वर्क ना करें, ये इंश्योर करें कि आप इस सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ SBI का कियोस्क ही रन करें, दूसरा कोई कियोस्क या दूसरा कुछ भी एक्टिविटी इस पे रन ना करें, या कोई भी एक्टिविटी जैसे बहुत से लोग MP ऑनलाइन या दूसरा बिजनेस भी ऑन करते हैं तो वो ना करें, क्योंकि इससे वायरस आने का खतरा होता है, फिर सेटिंग्स में भी दिक्कत आती है और फिर आपका सिस्टम स्लो वर्क करता है। नेक्स्ट 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 ये कियोस्क के फोटो देखिए आप कि इस तरीके से कियोस्क है। नेक्स्ट 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 ये नॉर्मल एक मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोडक्ट्स हैं, ये बैंकिंग प्रोडक्ट्स है, नो फ्रिल अकाउंट्स है, प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते खोले जाते हैं, FD है, RD है, ठीक है, डिपॉजिट है, विड्रॉल है, फंड ट्रांसफर है, बैंक लोन की जो किस्त है वो हम इससे भर सकते हैं, मनी ट्रांसफर रेमिटेंस का हम इस्तेमाल करते हैं। IMPS है, IMPS का मतलब होता है इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम, मतलब कि हम किसी भी बैंक का पैसा हम यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब डिपॉजिट हम कर सकते हैं किसी भी खाते में, किसी भी बैंक का पैसा हम अपने SBI के काउंटर से कर सकते हैं। जैसे BOB या BOI में किसी का खाता है और हमें पैसा ट्रांसफर करना है 5,000 10,000, तो हम IMPS के मोड से हम इसका पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। AEPS की सुविधा है, AEPS की सुविधा का मतलब ये है कि आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, हम किसी भी बैंक में अगर किसी का खाता है और वो अगर आधार से लिंक है तो हम उसका पैसा निकाल के हम उसको दे सकते हैं किसी भी कस्टमर को। तो ये दो सुविधाएं जुड़ी है इसके अंदर और इससे बहुत ज्यादा कियोस्क में बेनिफिट मिला है, ठीक है। और लोग कस्टमर्स ज्यादा बड़े हैं इसके कारण, क्योंकि रीच बड़ी है। वरना पहले जब हमने शुरुआत की थी तब हमारे पास सिर्फ 3-4 प्रोडक्ट थे, एक खाता खोलना, एक RD, एक FD, डिपॉजिट और विड्रॉल, बस इतनी फैसिलिटी अवेलेबल थी और हम पैसा सिर्फ SBI में ही ट्रांसफर कर सकते थे। अब हम किसी भी बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी भी बैंक में, और हम किसी भी बैंक से पैसा निकाल सकते हैं अगर AEPS से उसका खाता लिंक है तो। माइक्रो ATM की सुविधा उपलब्ध है, तो हम कार्ड स्वैप कर सकते हैं, उसका पैसा हम कार्ड के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर कोई कस्टमर है तो हम उसका ATM से पैसा भी हम निकाल सकते हैं, उसका लेन देन ATM के माध्यम से भी कर सकते हैं। रुपए डेबिट कार्ड दिया जाता है ट्रांजेक्शन करने के लिए। आधार सीडिंग है, मोबाइल सीडिंग है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत मतलब जीवन ज्योति योजना है, सुरक्षा बीमा योजना है, अटल पेंशन योजना है। अब ये स्कीम्स बैंक से कम चलाई जाती है, ये आपके ही पोर्टल पे और आपके ही माध्यम से कस्टमर्स को ये सुविधा प्रदान की जाती है। बैंक धीरे धीरे करके ये छोटी छोटी जितनी भी सुविधाएं हैं ये सिर्फ और सिर्फ कियोस्क के मॉडल पे डालते जा रहा है। अगर आप ये बिजनेस बहुत अच्छे से और अच्छे तरीके से करेंगे भविष्य में, तो आपको भविष्य में एक ही काउंटर के अलावा आपको 2 से 3 या 5 काउंटर मैक्सिमम आप एक ही कियोस्क के अंदर, मतलब एक ही छत के नीचे 5-5 सिस्टम लगा सकते हैं। ऐसी सुविधा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ले आई है। अभी फिलहाल ये चुनिंदा लोगों को ही दी गई है, टेस्टिंग फेज में है। तो अगर आपका बिजनेस बढ़ता है तो आप एक साथ 4-4 5-5 वो चला सकते हैं एक ही छत के नीचे। सेम आईडी पे आपको सब टर्मिनल दिए जाएंगे, तो 5 सब टर्मिनल की
का वो मिला है, हमको अप्रूवल मिला है। तो ये आप एक साथ 5 काउंटर चला सकते हैं एक साथ, ये फैसिलिटी मिली है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, इसमें आप बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस जो पाइपलाइंस होती है इसके बिल, पोस्ट पेड बिल, प्रीपेड बिल, डीटीएच रिचार्ज, ये सुविधाएं आपको बीपीएस के माध्यम से मिलती है। इसके अलावा लोन रिकवरी करने के लिए है, मुद्रा लोन भी प्रदान किया जाता है, इसके माध्यम से आप सोर्सिंग कर सकते हैं। गोल्ड लोन के केसीसी, ये सोर्सिंग है, ये आपको ब्रांच से टाई अप करके बैंक को प्रोवाइड करना होता है, इसके लिए बैंक अलग से आपको कमीशन प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब तकनीकी सत्र आ रहा है और मैं अब मनोज से आग्रह करूंगा कि अब आपको तकनीकी सत्र बताएं। ठीक है, तो मैं आप लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद कहता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। ठीक है, फिर हम थोड़ी देर बाद फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अब मनोज के साथ उसके अलावा जो भी अपनी टीम है वो उसको कंटिन्यू करे। हमारे साथ शशि भूषण भी है। शशि भूषण और मनोज, प्लीज कंटिन्यू। Yes sir, yes sir. Okay, thank you. Please continue, Manoj and Shashi. Yes sir, yes sir. जी सर। नमस्कार साथियों, मेरा नाम शशि भूषण द्विवेदी है और मैं आईसेक्ट की तरफ से फील्ड में वर्क करता हूं और मैं आईसेक्ट परिवार और फील्ड टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं आईसेक्ट परिवार में। आप आईसेक्ट का हिस्सा बन चुके हो और जिस कार्य के लिए आपको आईसेक्ट ने और भारतीय स्टेट बैंक ने चुना है, उन कार्यों का आपको आज ट्रेनिंग, आपका प्रशिक्षण रखा गया है आईसेक्ट प्रधान कार्यालय की ओर से। तो उस प्रशिक्षण में भी मैं आपका स्वागत करता हूं। आगे जो भी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी उस ट्रेनिंग का आप बाकायदा उसे सुनने के साथ साथ जो भी चीजें जरूरी हैं उससे आप किसी भी कॉपी में या नोटबुक में आप नोट करते जाएं। इसके अलावा भी आगे भी आपको ऐसे प्रशिक्षण मिलते जाएंगे और इसके साथ साथ किसी भी समय हमारा जो फील्ड स्टाफ है, हमारे FICs हैं आपके संबंधित जिलों में जहां जहां आपका कियोस्क संचालन होना है, उसके साथ साथ हमारा प्रधान कार्यालय है जो आपके सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए सक्षम है। तो फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और मनोज सर से आग्रह करता हूं कि वो इस प्रशिक्षण को आगे बढ़ाएं। मनोज सर। बोले सर। मैं बोलता हूँ। हेलो, बोलो बोलो। अरे आपकी आईडी एसबीआई से बोलो जी शशि जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? बिल्कुल बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही है जी सर, शुरू करें इसको। हाँ, नमस्कार, मैं मनोज यादव, मैं FI सेक्शन में टेक्निकल टीम को लीड करता हूँ और आपको मैं कुछ SBI की जो साइट आप यूज करेंगे उसके बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। कैसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कैसे यूज करना है, आपको कैसे ट्रांजैक्शन करना है और किस प्रकार से सारे ट्रांजैक्शंस आपको कियोस्क साइट के थ्रू करने हैं। सबसे पहले आपको SBI की लिंक जो है वो मैं बता दूं। SBI की लिंक आपके स्क्रीन के सामने दिख रही होगी। इस लिंक को आप चाहें तो लिख भी सकते हैं या तो नोट कर लीजिए आप। इसी लिंक के थ्रू आपको SBI की जो कियोस्क साइट है उसको लॉगिन करना है और यूजर आईडी और पासवर्ड नीचे ये एक एग्जांपल दिया गया है। जैसे कि अगर आपका कियोस्क आईडी 32811768 है तो उसका पासवर्ड जो है, पासवर्ड रहेगा आपकी आईडी के लास्ट के 4 डिजिट और डेट ऑफ बर्थ में से डेट के और मंथ के 2 डिजिट, इसी के कॉम्बिनेशन से आपका पासवर्ड बनता है, लॉगिन और ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ये डिफॉल्ट पासवर्ड होता है जो पहली बार लॉगिन करने पे आपको एंटर करना होता है, फिर बाद में आप अपनी इच्छा अनुसार उसको बदल सकते हैं।
हाँ, अब मैं सबसे पहले सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। अगर आपको कियोस्क चलाना है तो उसके लिए सिस्टम में क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो जानना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए सबसे पहले आपके पास अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो विंडोज़ 10 हो गया है, और विंडोज़ 10 का प्रो वर्जन ही आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है। और लाइसेंस वर्जन अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है तो अभी कम से कम विंडोज़ 10 का प्रो वर्जन तो आपको करवाना ही पड़ेगा सिस्टम में, क्योंकि विंडोज 7 पे अब साइट बंद हो चुकी है पूरी तरीके से। इसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर 11, ये बाय डिफॉल्ट 11, विंडोज 10 अगर आप कराएंगे तो वो बाय डिफॉल्ट 11 ही आता है उसमें, इसको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। बायोमेट्रिक डिवाइसेस दो टाइप की होती हैं, कोजेंट और मॉर्फो। इसके बाद कार्ड रीडर डिवाइस का मतलब है माइक्रो एटीएम डिवाइस जो आपको प्रोवाइड की जाती है हमारे द्वारा। वो भी दो टाइप की होती है, इंजेनिको और वेरिफोन। इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड आपकी 2 Mbps कम से कम होनी चाहिए ताकि आप ट्रांजैक्शन फास्टली कर सकें, और ब्रॉडबैंड या यूएसबी डोंगल के थ्रू भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंटीवायरस वैसे तो विंडोज 10 करने के बाद एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विंडोज 10 जो है वो अपने आप में ही इतना ज़्यादा सिक्योर है कि उसे एंटीवायरस की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कियोस्क लॉगिन कैसे किया जाता है, किस प्रकार से आप साइट एंटर करेंगे और क्या एंटर करेंगे उसके लिए, लॉगिन करने के लिए, और आपका विंडो कैसा ओपन होगा। ये जैसे कि यहाँ पे लिंक मैंने डाली है https://kiosk.online.sbi.com। यही लिंक आपको भी एंटर करना है इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 पे। ये जैसे ही ये लिंक ओपन होगी इस प्रकार की विंडो आपके सामने आएगी। यहाँ पे आपको आपका यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा ये सब एंटर करके लॉगिन करना है। पासवर्ड जो है वो आपको सही एंटर करना है। अगर 3 बार आप पासवर्ड गलत एंटर कर देंगे आपका पासवर्ड लॉक हो जाएगा और आपको फिर उसको रीसेट कराना पड़ेगा। ये इस प्रकार से पासवर्ड, यूजर आईडी, पासवर्ड, कैप्चा एंटर किया और लॉगिन बटन पे क्लिक किया। अब आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आप लॉगिन करने से पहले फिंगरप्रिंट डिवाइस को कनेक्ट कर लें, और डिवाइस जब सक्सेसफुल कनेक्ट हो जाए, यहाँ पे मतलब डिवाइस इन प्रिंटर में या फिर आपके सिस्टम में जब डिवाइस शो होने लगे तभी आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ मैसेज दिखाते हैं, जैसे चेकिंग फॉर आरडी सर्विस अवेलेबिलिटी। ये आपके डिवाइस की आरडी सर्विस है या नहीं है वो चेक करने के लिए ये मैसेज होते हैं। आरडी सर्विस मतलब है रजिस्टर्ड डिवाइस। UIDAI के सर्वर पे जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइसेस हैं वो सारी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके बाद ही आप कियोस्क में उनको, या फिर अगर अदर उसमें भी यूज़ करना चाहते हैं तो UIDAI के सर्वर पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी हम उसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि ये जो डिवाइस मैंने लगाई थी वो आरडी सर्विस उसमें था, इसलिए इसमें आरडी सर्विस इंस्टॉल ऑन द मशीन आ गया। अगर इसमें आरडी सर्विस नहीं होता तो यहाँ पे नॉट इंस्टॉल का मैसेज आता। उसके बाद आपको फिंगर वेरीफाई करना है अपना डिवाइस पे। फिंगर जैसे ही कैप्चर हो जाएगा तो ये फिंगर कैप्चर का मैसेज आएगा। फिंगर सक्सेसफुली कैप्चर होने के बाद आपका ये कियोस्क लॉगिन हो गया है। अब मैं आपको बताऊंगा अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस, कि अकाउंट ओपनिंग कियोस्क में कैसे किया जाता है या फिर किस ऑप्शन से जाके अकाउंट ओपन किया जाता है। अकाउंट ओपन जो है वो नॉर्मली अब दो टाइप से अकाउंट ओपन होते हैं, एक बिना EKYC के और एक EKYC के थ्रू। अभी मैं जो प्रोसेस बताने जा रहा हूँ वो आपका नॉर्मल अकाउंट का प्रोसेस है बिना EKYC का। और ये जो अकाउंट ओपन करेंगे ये कस्टमर क्रिएशन मेनू से हमको ओपन करना है। ये देखिए जैसे कि कस्टमर क्रिएशन का ऑप्शन दिया रहता है, कस्टमर क्रिएशन के अंदर आपको कस्टमर क्रिएशन के ऑप्शन पे ही क्लिक करना है। उसके बाद ये ऐसी विंडो आपके सामने आएगी। इसमें आपको फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर कंपलसरी है अकाउंट ओपन करने के लिए, क्योंकि मोबाइल नंबर पे OTP जाता है कस्टमर के पास। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिल करनी है।
इसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर वहां पे एंटर किया है उस पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जैसे आप एंटर करेंगे सक्सेसफुल, अगर ओटीपी सही एंटर कर दिया तो ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आपके पास दिखाएगा। अब इसके बाद फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग का प्रोसेस होगा कि कस्टमर का आपको फिंगरप्रिंट कैप्चर करना है। ये इस प्रकार की विंडो आएगी। इसमें आपको 6 फिंगर कैप्चर करने होते हैं कस्टमर के, वो आप कोई से भी 6 फिंगर सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है एक फिंगर, ये अगर सक्सेसफुली कैप्चर हो जाएगा फिंगर तो सक्सेस का मैसेज आपके पास दिखाने लगेगा। ये जैसे कि इसमें 6 फिंगर सिलेक्ट किए गए हैं, कैप्चर किए गए हैं। उसके बाद 3 प्रिफर्ड फिंगर सिलेक्ट करने होते हैं। प्रिफर्ड फिंगर मतलब यह है कि जो फिंगर आप लगाना चाहोगे ट्रांजेक्शन के समय आपको 3 फिंगर ही पूछे जाते हैं, तो वो ऑलरेडी सिलेक्ट आएंगे वो फिंगर। अगर यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड का थंब, लेफ्ट हैंड का 4 फिंगर और राइट हैंड का 4 फिंगर ये सेलेक्ट कर लेंगे तो जब भी आप पैसा निकालेंगे या जमा करेंगे CIF के थ्रू तो ये इन्हीं 3 फिंगर में से कोई एक फिंगर आपको लगाना होगा। अब ये फॉर्म ओपन हो गया, जो फॉर्म आपको भरना है अकाउंट ओपन करने के लिए। अब इसमें जो भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, जो भी रेड मार्क्स दिख रहे हैं, वो सारी फील्ड कंपलसरी है भरना। इसमें कस्टमर की डिटेल फिल करनी है फर्स्ट पेज में एज पर आधार। CKYC डिटेल में मदर और फादर की डिटेल फिल की जाती है कस्टमर के। साथियों मैं सर तो जी दोस्तों मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा इसमें कि जब आप खाता खोलना शुरू करते हैं, जब किसी का आप अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं तो वहां पर आपको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि अपनी सिक्योरिटी के लिए सबसे पहले तो उनका आप हाथ सैनिटाइज करें, वो बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे प्रथम स्टेप ही उनका फिंगर से शुरू होता है। अगर आप खाता खोलना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उनका फिंगर कैप्चर ही आप करते हो, तो इसके लिए आप उनका हाथ सैनिटाइज करिए, बहुत जरूरी है वो। उसके बाद चूंकि अभी सर ने बताया कि 2 प्रोसेस हैं खाते खोलने के। पहला प्रोसेस जो सामान्य है, CIF से हम फिंगर कैप्चर करते हैं, उनके इंफॉर्मेशन भरते हैं, उनके सूचनाएं भरते हैं पूरे फॉर्म में और खाते खोलते हैं। इसके अलावा एक और प्रोसेस है eKYC। SBI अदर सर्विसेज के अंदर आपको सबसे लास्ट सेकेंड ऑप्शन मिलता है eKYC का। आप सबसे पहले, चूंकि अभी DSH और RBO RNDB का कमांड है, स्पेशली बैंक का भी कमांड है कि आपको जो भी खाते खोलने हैं वो eKYC के माध्यम से ही खोलने हैं। तो आप सबसे पहले किसी भी ग्राहक का eKYC प्रिंट करिए। eKYC के लिए आपको ग्राहक का नाम, आधार नंबर, ग्राहक का आधार नंबर और उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी जन्म तिथि अंकित करनी होती है। जैसे ही आप जन्म तिथि उसकी अंकित करते हैं तो वहां पर उसका फिंगर मांगता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जिस फिंगर को आप सिलेक्ट करते हो, चाहे आप सीधे हाथ की उंगली करिए या बाएं हाथ की उंगली करिए, जिस उंगली को भी आप सिलेक्ट करते हो उसी उंगली को, उस फिंगर को आपको कैप्चर करना होता है। कई बार ये होता है आधार में, जैसा अभी तक देखा गया है कि हम किसी भी उंगली को कैप्चर करके eKYC प्रिंट कर लेते हैं, लेकिन eKYC यहाँ पर एक्चुअल उसी फिंगर को वेरीफाई करता है जिस फिंगर को आपने सेलेक्ट किया है। मान लीजिए अगर आप बाएं हाथ के फिंगर को सिलेक्ट किया और आपने दाएं हाथ के किसी फिंगर को लगा दिया तो वहां पर वो कैप्चर तो करेगा लेकिन वेरीफाई नहीं करेगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जितनी भी इंफॉर्मेशन आप eKYC प्रिंट करने के बाद आप अपने जो बेसिक आपका जो प्रोसेस है, जो सर बता रहे हैं, इस प्रोसेस पर आप आएंगे और उसके साथ साथ आप जितनी भी इंफॉर्मेशन आप भरते हैं वो पहले तो ध्यान दीजिए कि आपके पास सही इंफॉर्मेशन ग्राहक ने आपके पास सबमिट किया है। सबसे पहले आप उसका आधार कार्ड का फोटो कॉपी हो, पैन कार्ड की फोटो कॉपी हो, वोटर ID की फोटो कॉपी हो, वो अपने सामने रखिए, ग्राहक को भी सामने बिठाएं और उससे हर इंफॉर्मेशन जो वो बताते जा रहा है या जो उसके डॉक्यूमेंट्स में, जो उसके प्रमाण पत्रों में हैं, वही सारे डॉक्यूमेंट भरिए, आप वही सारी इंफॉर्मेशन भरिए। उसके बाद सर CKYC डिटेल में जाइएगा। सर मनोज सर, CKYC डिटेल, CKYC पीछे 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 सर, पीछे, बस। साथियों इसमें अभी एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा
सबसे लास्ट सेकेंड नंबर एक्सपायरी डेट। साथियों यहाँ पर कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर एक्सपायरी डेट में क्या डालना है हमें। आपको ये बताना चाहूंगा साथियों कि जो CKYC एक्सपायरी डेट है वो बैंक ने और RBI ने डिसाइड किया है कि कुछ सत्र कुछ वर्ष के बाद, क्योंकि ग्राहक का एड्रेस बदलता है, ग्राहक का नंबर बदलता है, ग्राहक अपना पता पूरा बदलता है, तो CKYC भी वहां पर अपडेट होगी। तो उस CKYC का एक्सपायरी डेट यहाँ निर्धारित किया जाता है कि आप कितने वर्ष तक उस जगह पर हो। मान लीजिए कोई पुश्तैनी निवासी है किसी गांव का जो पिछले 100 वर्षों से रह रहा है और अगले 10 वर्ष, 5 वर्ष, 15 वर्ष उसी जगह पर रहेगा, तो उसी के हिसाब से आप एक्सपायरी डेट निर्धारित करिएगा। वो 5 साल कर दीजिए, 10 साल कर दीजिए, 3 साल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस 3 साल या 5 साल या 10 साल के बाद उस CKYC को दोबारा बैंक के माध्यम से अपडेट कराना होगा। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। धन्यवाद सर। आगे जी, अब जैसा कि सर ने बताया CKYC और कस्टमर डिटेल्स, अब नॉमिनी डिटेल्स में नॉमिनी की जो डिटेल्स है वो फिल करनी है आपको। इसके बाद ATM डिटेल्स, ATM डिटेल्स के लिए यस करना है सभी के लिए, क्योंकि ATM सभी को देना कंपलसरी है, सारे कस्टमर्स को। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे जो आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, विलेज, ये सारी डिटेल्स फिल करके आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सबमिट वाला ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें इनिशियल डिपॉजिट का एक ऑप्शन आता है। इनिशियल डिपॉजिट में कम से कम आपको 100 या 500 रुपए का इनिशियल डिपॉजिट से ही खाता खोलना है, जीरो से खाता नहीं खोलना है आपको। इनिशियल डिपॉजिट करने के बाद आपको डायरेक्ट इस पेज पे आएगा ये फाइनेंशियल इंक्लूजन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। ये अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है जो कि आपको प्रिंट आउट निकालना है, जिसका प्रिंट आउट निकाल के अपने सील साइन करने हैं। सील साइन करने के बाद आपको उसको DSH में सबमिट करना है। एक मिनट सर, एक मिनट। साथियों यहाँ पर ध्यान देने लायक ये भी है कि जैसा सर ने बताया कि आपको खाते खोलते समय हर खाते में कम से कम कुछ पैसा डालना ही है। वो पैसा 100 रुपए से लेकर 2000, 5000 तक का भी हो सकता है। हमारे कई ग्राहक सेवा केंद्र साथी हैं जो 5-5 हजार रुपए का भी इनिशियल डिपॉजिट करते हैं खातों में और बाकायदा खाता खोलते हैं। तो साथियों जब खाता आप खोल लेते हो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म आपको प्रिंट करना होता है। जैसा आपको डिस्प्ले में दिख रहा है, कस्टमर क्रिएशन में ही प्रिंट रिप्रिंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, जहां पर आप रेफरेंस नंबर डालकर, ये रेफरेंस नंबर वही साथियों जब आप खाता खोलना शुरू करते हैं, जैसे ही फिंगरप्रिंट का प्रोसेस आता है वहां पर आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आता है। उस रेफरेंस नंबर को आप किसी ना किसी पेपर में या कॉपी में आप एंट्री जरूर करिए, क्योंकि उसी रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अगली बार प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करोगे, उसके बाद ID कार्ड जनरेट करेंगे। अगर किसी कारण बस आपका सिस्टम या आपका अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस डिस्ट्रैक्ट होता है, कैंसिल होता है, तो आप इसी रेफरेंस नंबर के माध्यम से उस अकाउंट ओपनिंग को आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपको इस रेफरेंस नंबर को बाकायदा किसी कॉपी या पेपर में नोट डाउन करना है और आगे प्रोसेस आपको शुरू करना है। धन्यवाद सर। जी, जैसा कि सर ने बताया वो सारी प्रोसेस सही होनी चाहिए। इसके बाद आपको जब अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का प्रिंट निकाल लेंगे, प्रिंट निकालने के बाद DSH में अब सबमिट करना होगा फॉर्म को। DSH जो है वो लिंक ब्रांच में सेंड करती है फिर आपके फॉर्म। उसके बाद आपके जो अकाउंट नंबर है वो जनरेट होते हैं। साथियों जी हाँ, साथियों यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म पूरा प्रिंट कर लेते हैं, संबंधित दस्तावेज अटैच कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, वहां पर साथियों आपको इन फॉर्म्स को ब्रांच से, जो आपका लिंक ब्रांच जो भी होगा, उस लिंक ब्रांच से आपको वेरीफाई कराना होता है। इन फॉर्मों को वेरीफाई करने के साथ साथ जो KYC दस्तावेज आप संलग्न करते हो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ, वो संलग्न फॉर्म भी, वो डॉक्यूमेंट्स भी ब्रांच वेरीफाई करता है और ब्रांच ही फिर इनको DSH तक फॉरवर्ड करता है। आप चाहें तो स्वयं भी DSH तक इन फॉर्म को भेज सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ब्रांच वेरिफिकेशन बहुत जरूरी होता है। उसके पहले आप DSH मत भेजिए, क्योंकि अगर DSH आप डायरेक्टली फॉर्म को भेजते हैं, फॉर्म रिजेक्ट होता है, कैंसिल होता है, तो फिर यहाँ पर जवाबदारी आप पर आ जाती है। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि ब्रांच से वेरीफाई कराने के बाद धन्यवाद। अब हमारी सेकंड प्रोसेस eKYC के थ्रू है। अभी जो प्रोसेस बताई थी वो नॉर्मल
कस्टमर क्रिएशन के थ्रू थी विदाउट EKYC। अब EKYC का प्रोसेस बताने जा रहे हैं। EKYC का जो ऑप्शन है वो SBI अदर सर्विसेज के अंदर EKYC का ऑप्शन मिलेगा आपको। EKYC में आपको कस्टमर का आधार नंबर एंटर करना है, उसका डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार, जो आधार में डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद FP कैप्चर का ऑप्शन आएगा। FP कैप्चर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको यस करके सबमिट करना है। फिंगरप्रिंट कैप्चर करना है कस्टमर का। कस्टमर का जैसे ही फिंगरप्रिंट कैप्चर होगा एक EKYC सर्टिफिकेट जनरेट होगा। इसमें रेफरेंस नंबर लिखा रहेगा, जिस रेफरेंस नंबर से आपको अकाउंट ओपन की आगे की प्रोसेस करनी है। ये SBI कियोस्क EKYC सर्टिफिकेट नंबर, ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है, इसी रेफरेंस नंबर से आपको अकाउंट ओपन करना है आगे। तो इस रेफरेंस नंबर को या तो आप नोट डाउन कर लें या फिर इसका प्रिंट आउट, वैसे भी आपको इसका प्रिंट आउट निकालना ही पड़ता है EKYC का। बिल्कुल EKYC प्रिंट बहुत आवश्यक है, और जब DSH में फॉर्म वेरीफाई होता है तो वहाँ पर यह फॉर्म आवश्यक होता है, इसको देखते ही हैं उन लोग जी। अब ये EKYC सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद फिर SBI अदर सर्विसेज में वापस आपको जाना पड़ेगा EKYC कस्टमर इनरोलमेंट वाले ऑप्शन में। यहाँ पे आप जो EKYC में जो रेफरेंस नंबर जनरेट हुआ था वो रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर और रेसिडेंसी स्टेटस पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे फिर आपके सामने वैसा ही ओपन होगा फॉर्म जैसा कि नॉर्मल कस्टमर क्रिएशन में ओपन हुआ था। सेम सारी प्रोसेस वही रहेगी, बस बेनिफिट ये है कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो आधार के थ्रू डेटा अपने आप फिल होता है, इसमें फिल आ जाता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिल करने की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। यहाँ पर कई फायदे हैं EKYC के। सबसे पहली बात तो ये होती है कि खाते नंबर मिलने के चांसेस 100% बढ़ जाते हैं, खाता नंबर आ ही जाता है। और दूसरा फायदा ये है कि आपको अलग से फिंगर कैप्चर करने की आवश्यकताएं नहीं होती। जैसे नॉर्मल जो आप खाते खोल रहे थे वहां पर आप 6 फिंगर कैप्चर करते हैं, उसके बाद प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक सिंगल फिंगर ही वेरीफाई कराना होता है, उसके बाद ये डायरेक्टली आप फॉर्म में स्विच कर जाते हैं। इसके साथ आपको एक इसका ये भी है कि बार बार आपको जो तमाम एड्रेस लिखे हुए होते हैं। सर हल्ला बहुत हो रहा है, मनोज सर हल्ला बहुत हो रहा है, थोड़ा धीरे धीरे बोलो। तो वहाँ पर जो इंफॉर्मेशन होती नहीं है, सर, शशि बोल रहे हैं। आपका एड्रेस, आपका पता और उसके साथ साथ मोबाइल नंबर है ना, ये सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी अंकित होती हैं, जिनको अलग से आपको भरने की आवश्यकता नहीं होती। ये सारी प्रोसेस फिर आगे की सेम है। EKYC, नॉमिनी डिटेल्स, ATM डिटेल्स, सारा कुछ सेम रहेगा, बस शुरू का प्रोसेस अलग रहता है EKYC का। अब बात करते हैं आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी कि AEPS। अब आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम क्या होता है कि आपको अगर कस्टमर का उस समय कस्टमर आता है आपके पास पैसा निकालने के लिए, उसके पास CIF नंबर या अकाउंट नंबर नहीं है और वो अगर पैसा निकालना चाहता है तो एक ऑप्शन ये भी है कि वो अपने आधार नंबर के थ्रू पैसा निकाल सकता है या जमा कर सकता है। तो ये सुविधा AEPS की जो सुविधा है वो कियोस्क बैंक में है। इसके द्वारा हम किसी भी बैंक का, कोई सा भी बैंक हो, उनका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि इसका आधार जो है कस्टमर का वो लिंक होना चाहिए अकाउंट में, तभी वो ट्रांजैक्शन कर पाएगा। बिल्कुल साथियों, ये जो AEPS सर्विसेज है, यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति का आधार से लेन देन करते हैं, कोशिश करते हैं, वहाँ पर वो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर आए, पहली बात ये होती है। और दूसरा कि इसकी जो लिमिट है आधार से लेन देन की वो 10,000 रुपये ही है। तो कई बार कियोस्क सेंटर्स पर ब्रांच के कस्टमर और अदर जो बैंक के कस्टमर होते हैं वो थोड़ा हल्ला भी मचाते हैं, तो आपको ये ध्यान देना है और आपके सेंटर पर ये डिस्प्ले भी करना है कि आधार से लेन देन की जो राशि की जो सीमा है वो सिर्फ 10,000 रुपये ही है। तो 10,000 से ऊपर निकालने के लिए कृपया आधार से बात देना कर, इस तरह का डिस्प्ले भी आपको करना होगा अपने सेंटर पर। सर जी, जैसा कि यहाँ पे एक बैलेंस क्वेरी करके दिखाया गया है, ये बैंक है इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और आधार नंबर एंटर करने के बाद बैलेंस क्वेरी का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। उसके बाद ये कंसेंट फॉर ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन आएगा, इसको एग्री करना है। एग्री करने के बाद कस्टमर का फिंगरप्रिंट कैप्चर करना है।
या बैलेंस क्वेरी, फिर सबमिट। ये इस प्रकार की रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी बैलेंस क्वेरी की, और ये AEPS आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। अब नेक्स्ट है CIF बेस्ड ट्रांजेक्शन। अब CIF के थ्रू आप बहुत प्रकार के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। इसमें CIF से ओवरऑल 90% ट्रांजेक्शन जो है CIF के थ्रू हो सकते हैं। CIF का जो ऑप्शन है वो आपको जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो होम पेज पे ही दिख जाएगा वो ट्रांजेक्शन, या फिर आपको होम करके एक ऑप्शन दिखा रहेगा, होम के नीचे कस्टमर लॉगिन। कस्टमर लॉगिन पे जाके भी आप CIF का ऑप्शन आ सकता है। जैसे ये CIF नंबर एक इंटर किया गया। अब इसके बाद CIF नंबर जैसे इंटर करेंगे उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज दिखाएंगे आपकी कि कौन कौन सी सर्विसेज हैं CIF के थ्रू। डिपॉजिट है, विड्रॉल, बैलेंस क्वेरी, फंड ट्रांसफर। अब बेनिफिशियरी ऐड करके भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ATM कार्ड, मिनी स्टेटमेंट, IMPS फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक डिपॉजिट करके दिखाया गया है, यहाँ पे अमाउंट एंटर करेंगे, सबमिट। ये डिनोमिनेशन का ऑप्शन आएगा। सतीश जी इस बारे में कुछ बताना चाहते हैं क्या? हेलो शशि सर। हाँ सर, डिनोमिनेशन के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ बता दे रहा हूँ सर। तो ये सर साथियों, ये जो डिनोमिनेशन इन और डिनोमिनेशन आउट है, ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि कई बार ये होता है कि ग्राहक जब डिपॉजिट करने आपके पास आता है तो वो कुछ अमाउंट आपको डिपॉजिट करने के लिए देता है। हो सकता है वो आपको 1000 रुपए दे और आपसे बोले कि भैया इसमें से सिर्फ 800 रुपए ही डिपॉजिट करना है, 200 रुपए हमें वापस करना है। तो यहाँ पर डिनोमिनेशन इन और डिनोमिनेशन आउट का प्रोसेस शुरू होता है कि जैसे मान लीजिए वो व्यक्ति 1000 रुपए लेकर आता है और आपको बोलता है कि 800 रुपए आपको डिपॉजिट करना है। तो यहाँ पर आप 500 के 2 नोट आप सिलेक्ट किए, उसका पूरा 1000 रुपए हो गया डिनोमिनेशन इन में। अब चूंकि उसके खाते में सिर्फ हमें 800 रुपए ही डिपॉजिट करना है, तो डिनोमिनेशन आउट में आप 200 रुपए के कोई भी नोट जो उसको आप वापस कर रहे हैं वो नोट आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप वहाँ सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, किसी भी ब्लैंक एरिया में आप क्लिक करेंगे माउस पॉइंटर से, तो वहां पर तुरंत अमाउंट, जो एक्चुअल अमाउंट उसके खाते में जाना है वो डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेशन इन के पैसे से डिनोमिनेशन आउट का पैसा माइनस होगा और जो एक्चुअल अमाउंट जाना है उसके खाते में वो पैसा वहां पर डिस्प्ले हो जाएगा और आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, आप डिनोमिनेशन इनका ही यूज करिएगा मैक्सिमम टाइम से। आगे जी, जैसा कि डिनोमिनेशन करने के बाद आपको आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करना है, देन ऑथराइज पे क्लिक करके कंफर्मेशन पेज कंफर्म। ये डिपॉजिट की स्लिप आ गई है CIF बेस्ड जो ट्रांजैक्शन था, CIF से ये ट्रांजैक्शन किया गया जिसकी स्लिप ऐसी जनरेट हो गई है। और ये स्लिप साथियों ग्राहक को देना भी है, ये ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रकार के आप लेन देन करते हो, चाहे आप आधार से करें या आप CIF से करें, ये तमाम स्लिप जो निकलेंगे ये आपको ग्राहक को देना है। इसलिए अपने प्रिंटर की व्यवस्था ऐसा रखें कि जिससे आप कम खर्चे में ये प्रिंट निकाल सकें और ग्राहक को दे सकें। सर एक बार थोड़ा CIF से फिर एक बार करिएगा, CIF में आइएगा थोड़ा, एक बार थोड़ा CIF की जानकारी दीजिए। हाँ एक आगे आगे बढ़ जाइए आगे। साथियों यहाँ पर कई सारे ऑप्शन हैं। आपको मैं बताना चाहूंगा कि बैंकिंग कियोस्क का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो CIF कॉन्सेप्ट ही है। CIF से ही मैक्सिमम लेन देन होते हैं। मैक्सिमम जो सेवाएं आप ग्राहकों को देंगे वो आप CIF के माध्यम से ही देंगे, चाहे वो डिपॉजिट हो, विड्रॉल हो, बैलेंस इंक्वायरी करते हैं, फंड ट्रांसफर करते हैं, ATM से ट्रांजेक्शन करते हैं, मिनी स्टेटमेंट करते हैं, किसी की RD ओपन करते हैं, FD ओपन करते हैं, है ना। ये सारी चीजें आप तमाम इंफॉर्मेशन आप यहीं से करेंगे, यहीं से आप सेवाएं उनको देंगे। साथ ही यहाँ पर जो फंड ट्रांसफर और ऐड बेनिफिशियरी है ये एक दूसरे के संपूरक पूरक कहलाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले अगर कोई ग्राहक का फंड ट्रांसफर करते हैं तो पहले आप ऐड बेनिफिशियरी करेंगे, उनके इंफॉर्मेशन, उनके खाता नंबर, उनका नाम, उनका FSC कोड बकायदा आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद फिर आप फंड ट्रांसफर में जाएंगे तो वो जो इंफॉर्मेशन आपने ऐड किया था उनके अकाउंट नंबर के थ्रू वो आपका इंफॉर्मेशन यहाँ फंड ट्रांसफर के ऑप्शन में आएगा और वहां से आप फंड ट्रांसफर कर पाओगे। यहाँ पर साथियों एक और ऑप्शन है RD का।
अब चूंकि आरडी का इंफॉर्मेशन तो अभी आगे आपको दी जाएगी, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आरडी होता है रिकरिंग डिपॉजिट। ये उसी तरह होता है जैसा बैंक में एक आवर्ती जमा होती है, रिकरिंग डिपॉजिट जिसको अपन कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में इसको आवर्ती जमा कहते हैं। आपको सबको पता है कि खाते मुख्यतः 4 प्रकार के बैंक खोलती है। जमा खाता खोलती है, बचत खाता जिसको अपन कहते हैं, चालू खाता खोलती है, आवर्ती जमा खाता खोलती है और सावधि जमा खाता खोलती है जिसको अपन एफडी कहते हैं। तो यहाँ पर जो रिकरिंग डिपॉजिट आवर्ती जमा आप करते हो साथियों, बैंक जैसा ही होता है, लेकिन बैंक की एक जो प्रक्रिया ये होती है कि आप जब आरडी किसी की करते हैं तो हर महीने की एक प्रीमियम आती है आपके पास, और उस प्रीमियम को एक समयावधि के बीच में आपको जमा करना होता है। एक समय पर आपको जमा करना होता है। अगर आप समय पर जमा नहीं करते हैं तो एक पेनल्टी बैंक आपसे लेती है। यहाँ पर जो आप कियोस्क के माध्यम से, हमारे पोर्टल के माध्यम से आप आरडी करते हैं, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की चार्ज दे नहीं होता है, चाहे आप इसको समय से बाहर करें या समय से पहले करें। इसलिए इसको फ्लेक्सी आरडी कहा जाता है। फ्लेक्सी आरडी का मतलब ये एकदम निश्चिंत होकर आप आरडी कराएं, आप 2 महीने में जमा करें, 6 महीने में जमा करें या टाइम ड्यूरेशन के अंदर, बस ये है जितने वर्ष का आप करते हो उतने वर्ष के भीतर आपको वो उतना पूरा पैसा जमा करना होता है जो आरडी की प्रीमियम की कहलाती है। धन्यवाद सर। आगे अब नेक्स्ट ऑप्शन है अपडेट सीएसपी डिटेल्स। ये एडिशनल सीएसपी डिटेल्स का ऑप्शन बैंक द्वारा ऐड किया गया है। सीएसपी की लोकेशन, वो किस लोकेशन पे बैठता है, मेनली उसको ट्रेस करने के लिए, क्योंकि इसमें जो सीएसपी की लोकेशन है उसका लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और सीएसपी का जो एड्रेस है, पर्सनल डिटेल्स, सीएसपी जिस लोकेशन पे बैठता है उसकी डिटेल, पर्सनल डिटेल, उसके पास डिस्प्ले एंड एमआईएस इंफॉर्मेशन में जो उसके पास कितने बैनर हैं, एटीएम डिवाइस है, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो कौन सा है, उसके बाद वो नेट किस प्रकार यूज करता है, ये सारी जानकारी। और ये कंपलसरी है भरना। जो भी सीएसपी हैं, नए सीएसपी जैसा कि आप लोग हैं, इनको सबको ये मैंडेटरी है फिल करना। ये एडिशनल डिटेल का जो ऑप्शन है ये एसबीआई अदर सर्विसेज के अंदर आपको मिलेगा, अपडेट सीएसपी डिटेल्स। साथियों आपको ये करना है एडिशनल सीएसपी डिटेल। जैसे ही आप फर्स्ट टाइम अपना कियोस्क लॉगिन करते हैं, खोलते हैं, तो पहले या दूसरे दिन ही आप कोशिश करें कि ये इन्फॉर्मेशन आप भर दें, क्योंकि फिर इसके लिए बैंक की तरफ से आपको बराबर दबाव दिया जाएगा। जो भी इंफॉर्मेशन भरी जाती है, अगर आपको जानकारी नहीं है तो आपका जो फील्ड स्टाफ जो आपके यहाँ है, कोई भी एफआईसी आपका है हमारे एसेट का, उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आप हेड ऑफिस के माध्यम से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं भरनी होती है, सिर्फ आपके हस्ताक्षर की प्रतिलिपि, आपका जो एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो की प्रतिलिपि आपको संलग्न करनी होती है। उसके साथ साथ क्या बोलते हैं उसको, अक्षांश देशांश, क्या बोलते हैं उसको, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये चीजें भी आपको वहाँ भरनी होती है। और आपके सेंटर में ब्रांडिंग कैसी है, कौन कौन सी ब्रांडिंग लगी है, नेटवर्क कैसा है, आपका कंप्यूटर कौन सा उपयोग कर रहे हो, सब कियोस्क है कि नहीं है, आपके इंफॉर्मेशन, पिताजी का नाम और जो भी इंफॉर्मेशन है, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप भरेंगे। मतलब जो वही डिटेल है जो आपको जानकारी है, जो आपके पास है, वही सारी जानकारी आप इसमें भरेंगे और सबमिट कर देंगे। फर्स्ट टाइम ही से आप सबमिट कर दें। कहीं पर कोई दिक्कत जाती है तो आप हमसे जानकारी ले लें, हम आपको प्रॉपर इसकी जानकारी दे देंगे। धन्यवाद जी। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मनी ट्रांसफर। मनी ट्रांसफर जो ऑप्शन है वो अगर एसबीआई टू एसबीआई आपको अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं, एसबीआई के खाते से किसी दूसरे एसबीआई के खाते में अगर ट्रांसफर करना है तो मनी ट्रांसफर का ऑप्शन दिया गया है। मनी ट्रांसफर का ऑप्शन आपको ऊपर ही मिल जाएगा, एसबीआई अदर सर्विसेज के राइट हैंड साइड पे मनी ट्रांसफर का ऑप्शन दिख जाएगा आपको, मनी ट्रांसफर टू एसबीआई अकाउंट। इस ऑप्शन में जाके आपको कस्टमर का अकाउंट नंबर या सीआईएफ नंबर एंटर करना है जिसको पैसे ट्रांसफर करने हैं। फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है आपको। सबमिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसकी अकाउंट डिटेल शो करने लगेगी जिस कस्टमर को आपको पैसा ट्रांसफर करना है। इसके लिमिट के बारे में शशि जी आप थोड़ा डिस्कस। हाँ साथियों, सबसे पहले तो ये बहुत
इम्पोर्टेंट ऑप्शन कहलाता है आपके कियोस्क पोर्टल का, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है आप में से बहुत सारे कियोस्क संचालक ऐसे हैं जो बैंक के आसपास ही अपना कियोस्क का संचालन करेंगे। अर्बन कियोस्क है आप सभी का। तो ये जो मनी ट्रांसफर, जिसको अपन रेमिटेंसेस भी कहते हैं, ये आपके कमीशन का बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाला है। हमारे बहुत सारे कियोस्क ऐसे हैं जो लाखों रुपए का कमीशन रेमिटेंस के माध्यम से अर्जित करते हैं। आपको यहाँ पर करना यही रहता है कि जो भी ग्राहक आपके पास आते हैं भारतीय स्टेट बैंक के, वो चाहे आपके लिंक ब्रांच के ग्राहक हों या किसी दूसरे ग्राहक के, जिसको आप होम और नॉन होम से परिभाषित करते हैं, तो यहाँ पर आपको यही ध्यान देना है कि आपका ग्राहक आपके सेंटर का है या बाहर का है, आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसकी जो लिमिट है, एक दिन की लिमिट किसी भी खाते की 20,000 रुपए ही है। आप 20,000 से ज्यादा का डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट आपको कमीशन के रूप में प्राप्त होता है। अगर आप किसी नॉन होम का मनी ट्रांसफर करते हैं तो आपको 100 रुपए तक का कमीशन है 20,000 रुपए में। और अगर आप अपने लिंक ब्रांच का या अपने होम ब्रांच का ही रेमिटेंस करते हैं तो मैक्सिमम आपको 18 रुपए का कमीशन है, जो बहुत ही स्मार्ट कमीशन कहलाता है, बहुत ही अच्छा कमीशन कहलाता है, जो आपको अच्छा खासा कमीशन दे सकता है। धन्यवाद सर। ये मनी ट्रांसफर की जो डिटेल्स है ये सारी आपको फिल करके अमाउंट फिल करके सबमिट करेंगे तो डिनोमिनेशन का ऑप्शन आएगा। डिनोमिनेशन में आपको डिनोमिनेशन जो भी है वो फिल करना है, उसके बाद रिसिप्ट जनरेट हो जाती है उसकी और मनी ट्रांसफर सक्सेसफुल हो जाएगा। साथियों, जो मनी ट्रांसफर जो आप करते हैं तो सबसे पहले जो इसमें ध्यान देने वाली बात ये होती है कि कोई भी ग्राहक अगर आपके पास डिपॉजिट करने आता है तो जो एक अकाउंट नंबर देता है या CIF नंबर देता है, उस CIF नंबर को या अकाउंट नंबर को आप उसके किसी लिखे हुए दस्तावेज पर ही प्राप्त करें। क्योंकि कई बार ये होता है कि ग्राहक अकाउंट नंबर बोलने की स्थिति में रहता है या मोबाइल से बोलता है, तो कई बार कुछ अंक मिस हो जाते हैं, कई अंक छूट जाते हैं, जिसकी वजह से खाता जो पैसा होता है वो किसी और के खाते में चला जाता है। फिर एक लंबी समस्या, एक लंबा प्रक्रिया होता है उस पैसे को वापस लेने के लिए। तो ऐसी कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई ऐसी समस्या ना हो, इसके लिए आप जब भी कोई ग्राहक आपके पास पैसा जमा करने आता है तो उससे आप उसका खाता नंबर या CIF नंबर आप उससे लिखित में लें, उसका मोबाइल नंबर आप लिखित में लें, जिससे आपको भविष्य में इन समस्याओं का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद सर। अब नेक्स्ट ऑप्शन है IMPS। जैसे अभी SBI टू SBI ट्रांसफर हो रहा था, अब SBI से अदर बैंक में अगर आपको ट्रांसफर करना है तो उसका ऑप्शन IMPS है, इमीडिएट मनी पेमेंट सिस्टम। ये ऑप्शन भी आपको मनी ट्रांसफर के जस्ट नीचे जो ऑप्शन है IMPS फॉर वॉक इन कस्टमर, इस ऑप्शन में जाके आपको अदर बैंक फंड ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे भी आपको जो भी जानकारी दी गई है वो सारी फिल करनी है और इसका जो लिमिट है वो शशि जी कितना है इसका लिमिट? साथियों, इसकी जो लिमिट है वो 5,000 रुपए है एक बार में। मतलब आप किसी भी ग्राहक के खाते पर 20,000 रुपए तक का तो अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं एक दिन में, लेकिन जो एक बार जो आप डिपॉजिट करेंगे वो सिर्फ 5,000 रुपए तक का ही है। 5,000 से ज्यादा आप डिपॉजिट नहीं कर सकते किसी भी खाते में। जी, तो अदर बैंक में अगर आपको ट्रांसफर करना है पैसा तो इस ऑप्शन के थ्रू आप कर सकते हैं। अब माइक्रो एटीएम मतलब कि जो ATM के थ्रू अगर कोई ट्रांजैक्शन करना चाहता है, CSP के बाद जो रुपए कार्ड दिया जाता है हमारे द्वारा या आपके द्वारा जो भी रुपए कार्ड CSP को दिए जाते हैं, अगर उसके थ्रू उसको विड्रॉल, डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट निकालना है, उसके थ्रू फंड ट्रांसफर का भी ऑप्शन आ गया है अब, और वो कस्टमर का आधार सीड भी कर सकता है। अगर ATM से नॉर्मल जहाँ पे कस्टमर आधार सीडिंग का ऑप्शन दिया गया है, कई बार वहाँ से कस्टमर का आधार सीड नहीं हो पाता है, तो एक ऑप्शन ये भी है कि आप माइक्रो ATM से कस्टमर का आधार सीड कर सकते हैं, उसका पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं। ये दो टाइप की डिवाइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं, इंजेनिको और वेरीफोन। ये दो टाइप की डिवाइसेस हम प्रोवाइड करते हैं। ये रुपए कार्ड है जो कि कस्टमर को दिया जाता है। अब ये आपको अगर ATM से ट्रांजैक्शन करना है तो ATM से ट्रांजैक्शन करने का ऑप्शन आपको मिलेगा कार्ड बेस्ड सर्विसेज। ये EPS ट्रांजैक्शन के राइट हैंड साइड पे मिलेगा आपको। कार्ड बेस्ड सर्विसेज के अंदर दो ऑप्शन रहेंगे, एक रीसेट डेबिट कार्ड पिन और एक रुपए ATM कार्ड ट्रांजैक्शन। सबसे पहले अगर नया कार्ड आपके पास आ रहा है तो आप उसका पिन भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। वो रीसेट डेबिट कार्ड पिन वाले ऑप्शन में जाके
आप उस कस्टमर का नया पिन बना सकते हैं। नया पिन करने के बाद आप ट्रांजैक्शन करने के लिए रुपए एटीएम कार्ड ट्रांजैक्शन के ऑप्शन में जाके उसका ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको जैसे ही आप रुपए एटीएम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो कार्ड ऑथेंटिकेटेड ट्रांजैक्शन सर्विसेज का एक ऑप्शन आएगा। इसमें आपको कुछ चीज़ें भरनी होती हैं, जैसे सेलेक्ट कार्ड टाइप है। कार्ड टाइप में यहाँ पे रुपए, डेबिट, वीज़ा, मास्टर और अमेरिकन एक्सप्रेस, ये 4 कार्ड ही एक्सेप्ट होते हैं और SBI के कार्ड ही यूज़ करने हैं। अदर बैंक के कार्ड इसमें यूज़ नहीं करने हैं, अदर बैंक के नहीं करने, ओनली SBI के कार्ड से आपको ट्रांजैक्शन करना है। इसके बाद सर्विस, सेलेक्ट सर्विस टाइप में आपको सर्विसेज दी रहेंगी कि बैलेंस क्वेरी करना है, विड्रॉल करना है, डिपॉजिट करना है। फिर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करना है। उसके बाद मशीन पे जब ये विंडो ओपन आएगी आपके पास तो मशीन पे लिखा आएगा इंसर्ट कार्ड। उस समय आपको कार्ड को इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको 4 डिजिट का पिन एंटर करके ग्रीन कलर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा। अब सोशल सर्विस स्कीम के बारे में शशि जी आपको बताएंगे। शशि सर। सर शशि सर, आवाज आ रही है? हाँ साथियों, आप लोगों का ये जो सर्विसेज हैं, सोशल सिक्योरिटी सर्विस, सोशल सर्विस स्कीम नहीं है सर, ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जिसको अपन कहते हैं। यहाँ पर साथियों 3 सेवाएं आपको आपके पोर्टल में मिलती हैं। सबसे पहला है अटल पेंशन योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और तीसरा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। मैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से शुरू करता हूँ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये बेहद सस्ती और किफायती बीमा योजना कहलाती है। आपके कियोस्क के माध्यम से जो भी खाते आप खोलते हो या जो बाहर के जो भी ग्राहक आपके पास आते हैं सेवाएं लेने के लिए, आप ये सेवा उनको दे सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना का जो क्राइटेरिया होता है, इसके कुछ सीमाएं हैं। जैसे इसकी एक सीमा है जो 18 साल से 70 साल तक का है। इसमें 18 से 70 साल तक किसी भी व्यक्ति को आप रजिस्टर कर सकते हैं, उसे इस योजना का लाभ दे सकते हैं। इस योजना में साथियों जो भी व्यक्ति होता है वो 2 लाख से कवर रहता है। मतलब अगर किसी दुर्घटना में, सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है ये दुर्घटना बीमा कहलाता है। इसमें कोई भी व्यक्ति की अगर दुर्घटना से मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की सहायता राशि प्राप्त होती है। इसके अलावा अगर किसी दुर्घटना में आपके ग्राहक के साथ ऐसी कोई घटना हो जाए कि उसका एक पूरा हाथ कट जाए या एक पूरा पैर कट जाए या उसकी आंख खराब हो जाए, मेरा कहने का मतलब ये है कि परमानेंट डिसेबिलिटी, स्थायी अपंगता जिसको अपन कहते हैं, ये अगर होती है तो उसके बाद भी उसको 1 लाख रुपए की राशि प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा का जो एज बाउंड मैंने आपको बता दिया, 18 साल से 70 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। तो चूंकि इसका जो प्रीमियम है, वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 12 रुपए ही है, तो 1 साल में किसी भी खाते से सिर्फ 12 रुपए ही कटेंगे। तो आप कोशिश आपको ये करना है कि जितने भी ग्राहक आपके पास आते हैं, अगर आपके कियोस्क का ग्राहक आता है तो आप अपने पोर्टल से इस बीमा को करें, और अगर आपके ब्रांच के कोई ग्राहक आता है तो एक एप्लीकेशन फॉर्म ब्रांच से लेकर उसका फॉर्म भराएं और ब्रांच में जमा करें। मैक्सिमम जनसंख्या को आपको इस योजना का लाभ दिलाना है साथियों, क्योंकि ये आपकी एक सामाजिक दायित्व भी है। इस दायित्व का निर्वहन भी आपको करना है, आपके इनकम के साथ साथ ये आपका दायित्व भी है, आपकी ड्यूटी है, ये कर्तव्य है आपका समाज के प्रति। तो इसे आप करिए, ध्यान दीजिए। ये योजना बहुत ही सस्ती है, इसलिए आप हर व्यक्ति को इसको दे सकते हो। सर आगे उसके बाद जो दूसरी योजना है साथियों वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री जी की ये महती पहल है। इसके अंतर्गत जो इसका जो उम्र सीमा है वो है 18 साल से लेकर 55 साल तक का। इसका कहने का मतलब ये है कि 18 साल से 55 साल तक के किसी भी व्यक्ति को आप इस योजना का लाभ दे सकते हैं।
इसका जो प्रीमियम वार्षिक प्रीमियम आता है वो आता है 330 रुपए, मतलब तकरीबन मुश्किल से 80 पैसे या 85 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से ये बीमा होता है आपका किसी भी ग्राहक का। 330 रुपए महीने में कटेंगे और अगले 12 महीने तक वो कवर रहेगा 2 लाख रुपए से। इसकी सबसे बड़ी उपयोगिता यह है कि जीवन ज्योति बीमा योजना दुर्घटना और सामान्य किसी भी, अगर दुर्घटना में किसी ग्राहक की मृत्यु होती है या सामान्य मृत्यु होती है, इन दोनों पर ही यह कवर होता है 2 लाख रुपए का। उसे दोनों ही स्थितियों में 2 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है। अब चूंकि दुर्घटना में सर्पदंश भी है, किसी वाहन से एक्सीडेंट भी है, या कहीं से मतलब दुर्घटना हो जाए, सामान्य मृत्यु में उसकी बीमारियां भी हैं, उसकी सामान्य मृत्यु एक एक्सीडेंटली कहीं होगा, मान लीजिए ब्रेन हेमरेज वगैरह या अटैक वगैरह जो भी आते हैं, जो भी ये आकस्मिक निधन जिसमें होता है किसी भी व्यक्ति का, तो आपको ये ध्यान देना है साथियों कि जब भी किसी ग्राहक का आप जीवन ज्योति बीमा योजना दे रहे हैं, उसको लाभ देना चाहते हैं, तो आपको ध्यान यह देना है कि वह ग्राहक बीमार ना हो उस स्थिति में, क्योंकि जो इसका एक हर बीमा पॉलिसी का एक कूलिंग टाइम होता है। तो चूंकि यह भी एक बीमा पॉलिसी है, हेल्थ इंश्योरेंस कहलाता है ये, तो इस पर भी 40 या 45 दिन की कूलिंग टाइम है, मतलब 45 दिवस के बाद ही इस बीमा का लाभ किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है या किसी व्यक्ति के परिवार को मिल सकता है। तो आपको हमेशा यही ध्यान देना है कि इस बीमा का लाभ लेते समय व्यक्ति बीमार ना हो, किसी भी बड़ी बीमारी से पीड़ित ना हो, ऐसे ही व्यक्तियों को आपको लाभ देना है। और कभी यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना है कि अपने निजी फायदे के लिए भी आपको ये बीमा नहीं करना है, सिर्फ शासकीय सामाजिक हित और लोगों को सेवाएं देने के लिए ही आपको इस बीमा का देना है आपको। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा योजना में जो तीसरी और सबसे अच्छी जो योजना मेरे नजर में है वो है अटल पेंशन योजना। साथियों, मैं आपको सुरक्षा बीमा और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का आपको मैं फायदा नहीं बता पाया आपके स्वयं के लिए। सुरक्षा बीमा में जो आपका 12 रुपए कटता है प्रीमियम सालाना, उसमें आपको 1 रुपए का कमीशन प्राप्त होता है हर बीमा में। उसके अलावा जब जीवन ज्योति बीमा योजना करते हैं तो वहां पर आपको 30 रुपए एक प्रीमियम एक कस्टमर से आपको प्राप्त होता है, तो ये बहुत अच्छा कमीशन है इसमें। और आप इस बीमा का जरूर लाभ लोगों को दें, लोगों को समझाइश दें कि ये बीमा हर ग्राहक ले, अपने परिवार को कवर करे इंश्योरेंस से, बीमा से। अब साथियों, अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना गारंटीड पेंशन योजना कहलाती है। मतलब गारंटीड से मतलब ये होता है कि अगर आप 1000 का बीमा लेना चाहते हैं कि आपको मतलब 1000 की आप राशि चाहते हैं 60 वर्ष के बाद कि आपको 60 वर्ष के बाद आपको 1000 रुपए की पेंशन मिले, या 2000 का पेंशन मिले, या 3000 का पेंशन मिले, 4000 का पेंशन मिले, या 5000 का पेंशन मिले, यह गारंटीड पेंशन योजना है। आप जितने का भी प्रीमियम लेते हैं उतना पेंशन आपको 60 वर्ष के बाद मिलता ही है। बस इसके लिए आपको थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हर महीने गवर्नमेंट के पास जमा करनी होती है, और इसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत छोटा है। अगर 18 वर्ष का कोई व्यक्ति इस बीमा को, इस पॉलिसी को लेता है, इस योजना को लेता है, तो उसे सिर्फ 42 रुपए ही हर महीने जमा करना होता है, और वह 60 वर्ष तक इस 42 रुपए को हर महीने जमा करता है। 60 वर्ष के बाद जैसे ही वो 60 वर्ष का पूरा होता है, उससे 1000 रुपए पेंशन के रूप में हर महीने उसके खाते में स्विच होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अटल पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत है, तो इसमें इस योजना में परिवार को भी जोड़ा गया है। क्या हो गया मनोज सर? मनोज सर कुछ दिक्कत हो गई क्या? मनोज सर आप? हाँ सर, लाइट चली गई थी इसलिए प्रॉब्लम आ गई थी। कंटिन्यू करिए आप। ठीक ठीक। तो साथियों, अटल पेंशन योजना चूंकि ये सामाजिक दायित्व का भी है, सामाजिक हित का भी है, तो इसमें परिवार को भी कवर किया गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति अटल पेंशन योजना लेता है तो उसके साथ साथ उसकी जो स्पाउस होगी, पति या पत्नी कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकती है, वो भी इंश्योर्ड रहती है, वो उसको भी बीमा का लाभ मिलता है। उसके साथ साथ उसकी नौकरी होगी, जो भी उसका नॉमिनी पुत्र या पुत्री जो भी हो सकता है, उसको भी इस बीमा का लाभ मिलता है। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि 3 व्यक्ति इस योजना में कवर होते हैं। अटल पेंशन योजना का सबसे जो मुख्य फायदा यह है साथियों कि अगर कोई व्यक्ति इस योजना को लेता है, इस योजना को खरीदता है भारत सरकार से,
और अगर अगले 5 साल, 7 साल, 10 साल जमा करने के बाद किसी दुर्घटना में कोई दुर्घटना उसके साथ हो जाती है अगर, तो वहां पर उसके स्पाउस को, जो अगर वह उसकी स्पाउस की पत्नी होती है या पति होता है, तो उसके पास भी यह निर्देश आता है या उसके पास यह रहता है चीज की वो इस बीमा को कंटिन्यू करे या तुरंत उस बीमा को से वो विड्रॉ भी कर सकती है। वो अगर वो विड्रॉ करती है तो चूंकि बीमा पॉलिसी है, एक अमाउंट, एक पैसा जमा हो रहा है भारत सरकार के पास, तो ये चूंकि भारत सरकार इस पर अपना भी कुछ कंट्रीब्यूशन जमा करती है, तो एक कार्पस अमाउंट जो भी जमा होता है आपके द्वारा और भारत सरकार के द्वारा, बाद जो भी ब्याज जुड़ता है उस ब्याज के साथ ये पैसा आपको वापस कर दिया जाता है, तो स्पाउस देना चाहता है कहती है। अब अगर स्पाउस उस बीमा को, उस योजना को कंटिन्यू करना चाहती है, तो वहां पर आपको सबसे बड़ा फायदा ये होता है स्पाउस को कि उसी दिन से वह बीमा कंटिन्यू हो जाता है। जितना प्रीमियम सब्सक्राइबर जमा कर रहा था, अब वही प्रीमियम उसका स्पाउस जमा करता है, जो पति या पत्नी कोई भी हो सकता है। और जैसे ही सब्सक्राइबर की उम्र 60 वर्ष पूरी होती है, चाहे उसकी स्पाउस की उम्र 60 वर्ष हो या ना हो, उसको पेंशन, उसके स्पाउस को पेंशन मिलना चालू हो जाता है। यहाँ पर फायदा ये होता है साथियों, क्योंकि अपनी जो सभ्यता है, अपनी जो भारतीय सभ्यता है, उस पर हमेशा पत्नी की उम्र पति से कम ही आकी गई है, कम ही होता है। तो वहां पर अगर पति 60 वर्ष का भी हो गया और पत्नी की उम्र अभी 55 साल का भी है, तो 55 साल की उम्र से ही पत्नी को पेंशन मिलना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है। इसके बाद अगर मान लीजिए पत्नी के साथ भी कोई आकस्मिक कोई घटना हो जाती है, तो स्पाउस को ये पूरा का पूरा कार्पस अमाउंट, जो भी अमाउंट उसके पेंशन प्लान में जमा हुआ है, वो पैसा नॉमिनी को वापस कर दिया जाता है, वापस हो जाता है। ये पूरी जो प्रोसेस होती है साथियों, ये पीओस के ही माध्यम से होती है। तो हर एक स्टेप में, हर एक लेवल में आपका बराबर दायित्व तो रहेगा कि आप ग्राहक को हर एक जानकारी दें, ग्राहक की हर संभव मदद करें। यहाँ पर भी आपका आपको ये कर्तव्य भी आपको निभाना पड़ेगा। धन्यवाद सर। मनोज सर जी। जैसा कि सर ने आपको सारी जानकारी दी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के बारे में, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जो प्रोसेस थी वो यहाँ पे दिखाई गई थी। ये लास्ट में जब आप प्रोसेस कर लेंगे, या तो पहले आपको बता देते हैं कि कहाँ से प्रोसेस करना है। सर स्क्रीन शेयर नहीं सर। जी, स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन शेयर नहीं है? नहीं सर। अब दिख रहा है सर? हाँ सर दिख रहा है, धन्यवाद। तो ये जो ऑप्शन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम एनरोलमेंट का, ये आपको एसबीआई अदर सर्विसेज के अंदर सोशल सिक्योरिटी करके ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। जिस भी कस्टमर को आप ये तीनों सर्विसेज करना चाहते हैं, उसके लिए अकाउंट नंबर जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको वो दिखा देगा कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो यू आर एलिजिबल फॉर पीएम एसबीवाई एंड पीएम जेजेबीवाई स्कीम, ये दो सर्विसेज के लिए इनेबल है। आगे पीएम एसबीवाई रजिस्ट्रेशन का जो नॉर्मल फॉर्म है वो आएगा। पर्सनल डिटेल भरनी है, नॉमिनी की डिटेल और गार्जियन डिटेल। सारी डिटेल भरने के बाद आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको फिंगरप्रिंट देने होंगे कस्टमर के। यहाँ पे एजेंट ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंटर करने के बाद इस प्रकार की रिसीप्ट आपके पास जनरेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट आता है एसटीडीआर एफडी अकाउंट ओपनिंग। इस बारे में भी आपको सती जी ही मार्गदर्शन करेंगे आपका। सर आगे बढ़िए।
सिस्टम को रीस्टार्ट करके देख लेना पूरा होगा। सिस्टम को रिस्टार्ट साथियों, STDR फिक्स्ड डिपॉजिट है, इसमें आप इसके नाम पर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ये फिक्स्ड FD है, FD कहलाता है। तो किसी भी ग्राहक को जो भी आपका संबंध है, अगर वो अपने खाते में कुछ FD करना चाहता है तो आप FD की भी सेवा उसको दे सकते हैं, क्योंकि FD आपके खाते की मैच्योरिटी या कंप्लीट राशि पर निर्भर करता है। तो आपको इसकी जो FD की जो क्राइटेरिया है, जो सीमा है, थोड़ी कम है। 10,000 रुपए तक का ही FD आप किसी भी ग्राहक को दे सकते हैं। FD करने के लिए उसके खाते में पैसा होना चाहिए, उसके खाते से ही डायरेक्ट पैसा FD के अकाउंट में जमा हो जाता है। RD के बारे में आपको मैं जानकारी दे चुका हूँ। फ्लेक्सी RD कहलाता है। ये इसका प्रोसेस है साथियों, 6 वर्ष, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 25 महीने जो भी बैंक का जो भी रहता है आपको यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन रहेंगे, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट या प्लेबैक प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ग्रोथ रहता है, इसका मतलब अगर आप 12 महीने के बाद अगर इंटरेस्ट चाहते हैं कि ये मेरा जो FD है फिर रिन्यू हो जाए, तो ये अपने आप 12,000 का जो FD का जो इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट के साथ आपके खाते में स्विच होगा और दोबारा ये रिन्यू हो जाएगा अगले 12 महीने के लिए। पे बैक प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट होता है कि अगर आप 12 महीने के बाद इस पैसे को वापस चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी क्लोजर प्रोसेस करने के बाद दे सकते हैं, FD को कंप्लीट कर सकते हैं। सर आगे क्योंकि हमारा बैंकिंग फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन पर ही है, इसलिए आपको हर एक प्रोसेस करने के लिए आपको फिंगर वेरीफाई कराना ही होगा। तो ये हर जगह आपको ऐसे 2 हाथ दिखेंगे। ये सिर्फ दोस्तों जो आपको ग्राहक को देना है, ये जो पैसा है FD का अमाउंट वो कट के उसके खाते में चला जाएगा। हो गया सर? जी सर। साथियों, ये तो सेवाएं जो मुख्य रूप से जो सेवाएं होती हैं जो आपको रेगुलर देना होता है ग्राहकों को, उसके अलावा भी आपके पोर्टल में कई सारी सेवाएं हैं। जैसे लोन अकाउंट में डिपॉजिट है। लोन अकाउंट डिपॉजिट कहलाता है साथियों, अगर आपके लिंक ब्रांच के माध्यम से किसी व्यक्ति ने कभी लोन लिया है और हर महीने जाके ब्रांच में अपना प्रीमियम, अपना लोन का अमाउंट जमा करता है, EMI जमा करता है, तो वो पैसा आप अपने यहाँ अपने सेंटर के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं और सेम जैसा डिपॉजिट या रेमिटेंस का कमीशन होता है वैसा ही कमीशन आपको यहाँ से भी प्राप्त होता है। सर ठीक साथियों, अब पोर्टल में इतना ही था और बाकी जब आप आगे कार्य करेंगे तो आपको कई नई चीजें भी देखने को मिलेंगी। नई चीजें अभी बैंक चूंकि बार बार अपने सर्वर को अपडेट करता रहता है। हमें याद है कि जब हमने यह सफर शुरू किया था उस समय पर मुश्किल से लेन देन खाता खोलना ही ऑप्शन था, वही सेवाएं थी जो हमारे पोर्टल पर मौजूद थी। लेकिन अभी धीरे धीरे बहुत सारी सेवाएं, मतलब लगभग ये हमारा जो कियोस्क सेक्शन है वो एक मिनी ब्रांच की तरह हो चुका है। बहुत सारी सेवाएं जुड़ चुकी हैं, ग्राहकों को हम मैक्सिमम सेवाएं दे रहे हैं यहाँ से जो उसको बैंक के माध्यम से मिलनी थी, और बैंक की बहुत सारे भीड़ भी हम अपने यहाँ से कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। साथियों, हमें सबसे पहले हमें हमेशा ये ध्यान रखना है, जैसा सर ने अभी बोला था इंटीग्रिटी की, सर ने बोली थी ईमानदारी निष्ठा के साथ ही आपको कार्य करना है। किसी भी ग्राहक का जो भी पैसा आप विड्रॉल करते हो तो कहीं पर भी छेड़छाड़ ना हो, ऐसा एक ईमानदारी आपके भीतर होनी चाहिए। उसी ईमानदारी के साथ आप कार्य करें, क्योंकि अभी देखने में यह आया है कि जिन कियोस्कों के द्वारा बेईमानी किया जाता है या फ्रॉड किया जाता है, उन कियोस्कों को भारतीय स्टेट बैंक या आईसेक्ट प्रधान कार्यालय के द्वारा तुरंत ही निष्क्रिय कर दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ईमानदारी से ही कार्य करना है, क्योंकि DSH भी आप पर काफी आशाएं रखता है कि आप ईमानदारी से काम करेंगे। एक जो ग्राहक आपसे कैश का लेन देन करता है वो भी आप पर भरोसा करके ही आपके पास आता है, तो कम से कम उसके भरोसा को मत तोड़ें, अच्छे से कार्य करें। धन्यवाद, सुरक्षित रहे साथियों, बेस्ट ऑफ लक आपको, आप सभी को, अच्छा कार्य करें। धन्यवाद। जी सर, धन्यवाद। अब आपको ये टेक्निकल की तो जो भी जानकारी थी वो आपको हमने देने की पूरी कोशिश की है। अब आगे आपको अकाउंट से रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो दी जाएगी और उसको लीड राम सर करेंगे।
राम सर के अंडर में वीरेंद्र हैं जो आपसे अब कनेक्ट होंगे। सिद्धार्थ सर, मैं बाहर हो जाऊं क्या? जी जी ओके, थैंक यू सर। वीरेंद्र। ठीक, मेरी आवाज आ रही है? हाँ वीरेंद्र आ रही है, कंटिन्यू करो। ठीक, मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगा आइजैक परिवार में, और सभी को नमस्कार। वीरेंद्र बात कर रहा हूँ अकाउंट सेक्शन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टीम के। मैं चाहूंगा सर स्लाइड दिखा दीजिए। बलवंत सर। बलवंत सर स्लाइड दिखा देंगे क्या? हेलो हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है क्या?
हाँ वहीं पर कनेक्ट है, लेकिन अभी है नहीं सिस्टम। बलवंत सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही है, आ रही है। ठीक है, मैं आगे कंटिन्यू करूं? बिल्कुल, आप कंटिन्यू कीजिए आगे। ओके, थैंक यू दानिश सर। ठीक है, एक बार फिर सभी को नमस्कार और मैं आईसेक्ट परिवार में आपका स्वागत करता हूं। माफी चाहूंगा कि टेक्निकल समस्या की वजह से थोड़ा सा टाइम डिले हो गया। तो मैं अकाउंट्स टीम से वीरेन बात कर रहा हूँ, आप सब लोगों से जुड़ा हुआ हूँ इस वेबिनार के माध्यम से। जैसा कि आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सेटलमेंट्स ऑफ फंड्स मतलब अकाउंट्स टीम जो यहाँ पे काम करती है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। आप कियोस्क पर जो भी काम करते हैं वो पूर्णतः चलता है 8 बजे से, जो हमारे कियोस्क की टाइमिंग रखी गई है। सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक इसकी टाइमिंग है। तो आप जो भी इस दौरान जो भी काम करते हैं वो आपके सेटलमेंट में काउंट होता है नेक्स्ट डे। हमारे पास सारी रिपोर्ट्स आती हैं आपकी, आपने कितना काम किया है, कितना डिपॉजिट, कितना विड्रॉल, फंड ट्रांसफर जो भी आपके द्वारा किया गया है लेन देन, वो सारी रिपोर्ट्स हमारे पास नेक्स्ट डे आती हैं। तो हम उसके माध्यम से उसका पूरा सेटलमेंट अगले दिन करते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपके आपके द्वारा जो भी ट्रांजेक्शन किए जा रहे हैं